दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग। राजस्थान लोक सेवा आयोग में लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड में वैकेंसी है। जैसे कि इसका एडवर्टाइजमेंट आ गया है, अब हम इसको देखते हैं, इसको डाउनलोड कर लेंगे। ये वेबसाइट है, इस पर जाके आप जो भी जानकारी है आप यहाँ से ले सकते हैं। जी हाँ, अब हम बात करते हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर। विस्तृत विज्ञापन है। मैं एक बात ये बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ आप कोई भी जॉब वाला व्यक्ति है जो जॉब डाल रहा है तो आप उसका पूरा वीडियो सिर्फ इसलिए देखिए। कई बार हमारे पास ऐसे कमेंट्स आते हैं कि सर इसमें ये कहाँ मिलेगा, सर इसमें फॉर्म कैसे भरना है। आप लोग के वीडियो नहीं देखते। आप जब पूरा वीडियो देखेंगे ना तो आपको वो पूरी बातें समझ में आएंगी। और आपको वीडियो इसलिए और देखना है कि एक वीडियो आपका जीवन बदल सकता है। बदल सकता है का मतलब हो सकता है कि आप वीडियो देखें और उस वीडियो के माध्यम से आपकी जॉब की जानकारी मिले और आपकी जॉब लग जाए। तो इसलिए आप इनको वीडियो को देखें। देखिए, हो सकता है आपको ऐसा लगेगा कि हमारा फायदा है, ठीक है हमारा फायदा हो सकता है, लेकिन आप सिर्फ अपना फायदा देखिए, आपको उस चीज में आपको बेनिफिट मिलेंगे। इसलिए आपको वीडियो पूरा देखना है। जरूर नहीं मेरा, जिस किसी का भी हो, जो भी वैकेंसी हो आप उसमें देख लीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर। आयोग द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए राजस्थान शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम 2021 एवं अनुसूचित क्षेत्र हेतु राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ लिपिक वर्गीय और चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें नियम 2014 के अंतर्गत पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड सेकंड, लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड के कुल 300 पदों पर, ध्यान रखिए 300 पदों पर भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पद अस्थायी हैं एवं विभाग से प्राप्त कुल रिक्त पदों की संख्या में कमी वृद्धि की जा सकती है का वर्गवार वर्गीकरण निम्न अनुसार है। ये इनका वर्गीकरण है। नंबर ऑफ पोस्ट नॉन एसए 252, जनरल डब्ल्यूडी डीबी, जनरल डब्ल्यूडी डीवी, जनरल डब्ल्यूडी डीवी, जनरल डब्ल्यूडी डीवी, जनरल डब्ल्यूडी डीवी, जनरल डब्ल्यूडी डीवी। इस तरह से जब आप देखेंगे और इनका जो एब्रिविएशन है, इनका जो संक्षिप्त है, तो आप देख सकते हैं GEN मतलब जनरल, UR मतलब अनरिजर्व्ड, SC मतलब शेड्यूल कास्ट, ST शेड्यूल्ड ट्राइब्स, OBC अदर बैकवर्ड क्लासेस, MBC मोर बैकवर्ड क्लासेस, EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, GEN जनरल WE जनरल वुमेन, WD विडो, DV डाइवर्स, VLV ब्लाइंडनेस लो विजन। यानी इस तरह से आप इन चीजों को पूरी को देख सकते हैं। मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं, कारण क्या है कि देखिए हमारा वीडियो वैसे ही बहुत बड़ा होने वाला है। अब हम आगे बढ़ते हैं। टोटल 300 पदों के लिए इस तरह से आप ये देख सकते हैं, 300 पद हैं, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं। विशेष नोट, अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी गैर अनुसूचित क्षेत्र की रिक्तियों के विरुद्ध भी आवेदन कर सकते हैं। एक चीज का ख्याल रखिए, अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी गैर अनुसूचित क्षेत्र की रिक्तियों के विरुद्ध भी आवेदन कर सकते हैं। इसलिए अनुसूचित क्षेत्र के निवासित अभ्यर्थी अनुसूचित क्षेत्र एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र के पदों के संबंध में अपनी प्राथमिकता क्रम प्रेफरेंस आवश्यक रूप से ऑनलाइन आवेदन में भरें। आप ये चीज जरूर भरिए कि आपको कौन सी जगह पर पहले नंबर पर है, दूसरे तीसरे नंबर जो प्रेफरेंस है आप वो जरूर भरें, अन्यथा उन्हें अनुसूचित क्षेत्र हेतु आरक्षित पदों के विरुद्ध लाभ दे नहीं होगा। अनुसूचित क्षेत्र के पदों के विरुद्ध केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी ही ऑनलाइन आवेदन करें। अन्य क्षेत्र के अभ्यर्थी यदि अनुसूचित क्षेत्र के पदों के लिए आवेदन करते हैं तो वे अपात्र होंगे। अनुसूचित क्षेत्र के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को अनुसूचित क्षेत्र में निवासित होने का प्रमाण पत्र यथा समय आयोग कार्यालय द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा अपात्र कर दिए जाएंगे, अपात्र होंगे। अगर आप अनुसूचित क्षेत्र के पदों पर आवेदन कर रहे हैं तो आपको वहां पर रहने का मूल निवासी प्रमाण पत्र देना होगा। यदि आप मूल निवासी प्रमाण पत्र नहीं देते हैं तो आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। टिप्पणी,
यदि अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी अनुसूचित क्षेत्र में ही कार्य सेवा करना चाहते हैं तो उन्हें अनिवार्यतः अनुसूचित क्षेत्र को प्राथमिकता देनी होगी। तो जो अनिवार्य अनुसूचित क्षेत्र उसको प्राथमिकता आपको देनी होगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नोट कार्मिक का क्रमांक 1 विभाग की अधिसूचना दिनांक 17/1/2013 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के लिए अनुसूचित जातियां या यथास्थिति अनुसूचित जनजातियां एवं कार्मिक का 2 विभाग की अधिसूचना दिनांक 28/7/2023 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के लिए पिछड़े वर्गों और यथास्थिति अति पिछड़े वर्गों के पात्र तथा उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों की पश्चातवर्ती 3 भर्ती वर्षों के लिए अगणित किया जाएगा। 3 भर्ती वर्षों की समाप्ति के पश्चात ऐसी अगणित की गई रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जाएंगी, परंतु यदि किसी भर्ती वर्ष में भर्ती नहीं हो जाती है तो ऐसे भर्ती वर्ष को इस उपनियम के प्रयोजन के लिए संगठित नहीं किया जाएगा, परंतु यह और कि इस उपनियम के अधीन सामान्य प्रक्रिया के अनुसार रिक्तियों का भरा जाना पद आधारित रोस्टर के अनुसार पदों के आरक्षण को प्रभावित नहीं करेगा और रोस्टर में आरक्षित पदों पर उपलब्ध रिक्तियों की अनुसूचित जातियां या यथास्थिति अनुसूचित जनजातियां पिछड़े वर्गों और यथास्थिति आदि पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों में से भरा जा सकेगा, जिसके लिए ऐसी रिक्ति पश्चातवर्ती वर्षों में उपलब्ध हों। इस चीज का ये कि यदि मान लीजिए ओबीसी का कोई वैकेंसी है तो ओबीसी की वैकेंसी को हमें ये देखना है कि उसमें ओबीसी के लोग आए हुए हैं या नहीं आए हुए हैं। यदि नहीं आए हुए हैं तो उस स्थिति में इस चीज को ऐसा कर लिया जाएगा कि जिससे उन्हें उस जगह पर भर्ती की जा सके। राजस्थान राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियम अनुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा। सिंपल सी बात है, यदि ओबीसी का ईडब्ल्यूएस का यदि कोई बंदा जैसे नहीं आता, जैसे मैं अभी इसकी बात कर रहा हूं, यदि इसमें कोई बंदा नहीं आता तो 3 वर्ष बाद उसमें दूसरी सामान्य प्रक्रिया के द्वारा भरी जा सकती है। ईडब्ल्यूएस में आरक्षित पदों हेतु कोई अगर व्यक्ति नहीं आता है तो इन पदों पर नियम अनुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा। किसी वर्ष विशेष में या तो विधवा या विच्छिन्न विवाह या परित्यक्ता या तलाकशुदा महिलाओं में से किसी में पात्र और उपयुक्त अभ्यर्थियों के न होने की दशा में रिक्तियों में प्रथमतः अंतर परिवर्तन द्वारा अर्थात विधवाओं के लिए आरक्षित रिक्तियों को विच्छिन्न विवाह परित्यक्ता तलाकशुदा महिलाओं से या इसके विपरीत 22 वर्षा मतलब उल्टा के लिए आरक्षित रिक्तियों से भरा जा सकेगा। पर्याप्त रूप से विधवा और विच्छिन्न विवाह परित्यक्ता तलाकशुदा अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में न भरी गई रिक्तियों द्वारा उसी प्रवर्ग की अन्य महिलाओं द्वारा भरी जाएगी और पात्र तथा उपयुक्त महिला अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में उसके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों इस प्रवर्ग के पुरुष अभ्यर्थी द्वारा भरी जाएगी। इसके लिए रिक्तियां आरक्षित हैं। यदि मान लीजिए इनके लिए आरक्षित है, नहीं हुई तो महिलाओं के द्वारा भरा जाएगा और उनके द्वारा नहीं हुई तो पुरुष के द्वारा भरा जाएगा। महिला अभ्यर्थियों के लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्ति पश्चातवर्ती वर्ष के लिए अगणित नहीं की जाएंगी, इसको आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। विधवाओं और विच्छिन्न विवाह या परित्यक्ता या तलाकशुदा महिलाओं सहित महिलाओं के लिए आरक्षण के प्रवर्ग के भीतर क्षैतिज आरक्षण माना जाएगा, अर्थात प्रवर्ग की सामान्य योग्यता में चयनित महिलाओं को भी पहले महिला कोटे के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा। विशेष योग्य जन या निःशक्त जन के लिए दर्शाए गए पदों का आरक्षण क्षैतिज अर्थात अभ्यर्थी जिस वर्ग का होगा उसी वर्ग के अंतर्गत समायोजित किया जाएगा। ये बहुत अच्छे से पता है हमें। राजस्थान सिविल सेवा भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन नियम 1988 के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिक्तियों का आरक्षण सीधी भर्ती में प्रवर्गवार क्षैतिज कैटेगराइज बाय हॉरिजॉन्टल होगा। किसी वर्ष विशेष में पात्र और उपयुक्त भूतपूर्व सैनिकों की अनुपलब्धता की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जाएंगी और रिक्तियों की समान संख्या अगले भर्ती वर्ष में अगणित की जाएगी तथा तत्पश्चात ऐसी रिक्तियां व्यापगत हो जाएंगी। ठीक है। राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम 2018 के अनुसार जहां किसी भर्ती वर्ष में कोई रिक्ति उपयुक्त बेंचमार्क निःशक्त जन की अनुपलब्धता के कारण या किसी अन्य कारण से भरी नहीं जा सकी तो ऐसी रिक्ति आगामी भर्ती वर्ष में अगणित की जाएंगी
और यदि आगामी भर्ती वर्ष में भी उपरोक्त बेंचमार्क निःशक्तजन उपलब्ध नहीं होता तो उसे प्रथमतः निःशक्तता की निर्धारित विभिन्न श्रेणियों में अंतर परिवर्तन इंटरचेंज कर भरा जाएगा। यदि उस वर्ष में भी कोई निःशक्तजन उपलब्ध नहीं होता है तो नियोक्ता उस रिक्ति के निःशक्तजन के अलावा अन्य व्यक्ति से भरा सकेगा। कुल मिला के ये कह रहे हैं कि एक बार नहीं भरा हुआ तो दूसरी बार इंतजार कर लेंगे, तीसरी बार कर लेंगे, चौथी बार में ये भर देंगे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं भूतपूर्व सैनिक हेतु आरक्षित पदों का लाभ राजस्थान राज्य के मूल निवासियों को ही दे है। इस चीज का खास ख्याल रखिएगा कि जो भी लाभ है आरक्षण का वो पूरा लाभ राजस्थान के मूल निवासियों को ही होगा। अन्य राज्य के आवेदकों को उक्त लाभ दे नहीं होने के कारण उन्हें सामान्य वर्ग के अंतर्गत ही आवेदन करना होगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा CA नंबर 1085/2013 में पारित निर्णय दिनांक 30/8/2018 एवं माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा DVSAW नंबर 1116/2018 में पारित निर्णय दिनांक 18/9/2018 के अनुसार राजस्थान राज्य के बाहर एवं राज्य की महिला जो विवाह उपरांत राजस्थान राज्य की मूल निवासी बन जाती है तो उसे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में SC या ST, OBC, MBC वर्ग में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा, इसलिए उन्हें सामान्य वर्ग के अंतर्गत ही आवेदन करना होगा। सिंपल सी बात को आप समझ लीजिए, यदि आप राजस्थान के मूल निवासी हैं तो आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा और यदि आप राजस्थान के अलावा किसी दूसरे राज्य के हैं तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। बिंदु संख्या 1 से 7 तक के प्रावधान संबंधित वर्ग के अंतर्गत पद आरक्षित होने की स्थिति में ही लागू होंगे। शैक्षणिक योग्यता क्या चाहिए इसको ध्यान से देख लीजिए। ग्रेजुएट हो या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय UGC विद डिग्री या डिप्लोमा इन लाइब्रेरी, आपके पास डिप्लोमा हो लाइब्रेरी का। साइंस रिकॉग्नाइज्ड बाय नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन या गवर्नमेंट। वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर, ये आप ध्यान रखिए। आप ग्रेजुएट हो या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज हो UGC से, ठीक है, या डिग्री या डिप्लोमा हो लाइब्रेरी साइंस में, ठीक। देवनागरी स्क्रिप्ट आपको लिखना आती हो और राजस्थानी कल्चर आपको आता हो। नॉट अभ्यर्थी को वांछित शैक्षणिक अर्हता, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, आयु इत्यादि होने पर ही ऑनलाइन आवेदन करना चाहिए। तथापि आयोग द्वारा अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन पत्र की अनुमति संशोधन तिथि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र को प्रत्याहारित विथड्रॉल करने का विकल्प उपलब्ध होगा, कभी भी आप उसे खींच सकते हैं। असत्य एवं गलत सूचना के आधार पर आवेदन करना तथा अर्हता नहीं होने पर भी उसे प्रत्याहारित नहीं किया जाना भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 182 के तहत दंडनीय अपराध है। ऐसे अभ्यर्थी को कालांतर में काउंसलिंग या पात्रता जांच साक्षात्कार के दौरान अपात्र किए जाने पर उन्हें आगामी 1 वर्ष की अवधि के लिए भर्ती परीक्षा से देवर किया जाएगा। कुल मिला के ये कि आपके पास योग्यता हो, आपकी आयु हो, अनुभव हो तो ही आप आवेदन करें, अन्यथा आप आवेदन बिल्कुल भी ना करें। शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान, पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी, कुल मिला के जब आप फाइनल करने वाले हो तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते। किंतु होते आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। कुल मिलाकर उस टाइम पे आपको मार्कशीट दिखानी होगी। वेतन का रनिंग पे बैंड, पे मैट्रिक्स लेवल L11 है, ग्रेड पे 4200। नोट, राज्य सरकार के नियम अनुसार परिवीक्षा काल में नियत मासिक वेतन फिक्स पे दे होगा। आयु सीमा दिनांक 1/1/2025 को न्यूनतम 18 वर्ष, ध्यान रखिए 1/1/25 को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष से कम होनी चाहिए। यानी 18 वर्ष एवं अधिकतम यानी 18 से लेकर 40 वर्ष की आयु के बीच में होना चाहिए। विज्ञापित पदों के अनुरूप दर्शाए गए आरक्षित पदों हेतु विभिन्न वर्गों अन्य विशिष्ट श्रेणी हेतु आयु सीमा में छूट के प्रावधान, अभ्यर्थियों का वर्ग एवं अन्य विशिष्ट श्रेणियां, राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष के लिए 5 वर्ष का, राजस्थान की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला 10 वर्ष, सामान्य अनारक्षित वर्ग की महिला के लिए 5 वर्ष, विधवा एवं विच्छिन्न विवाह परित्यक्ता महिला के लिए अधिकतम आयु सीमा
नहीं है और उपयुक्त उच्चतम आयु सीमा एवं भूतपूर्व कैदी के मामले में लागू नहीं होगी जो दोष सिद्ध से पूर्व सरकार के अधीन किसी पद पर सबस्टेंटिव तौर पर सेवा कर चुका था, इन नियमों के अधीन नियुक्ति के पात्र था। उस भूतपूर्व कैदी के मामले में भी जो अपनी दोष सिद्धि के पूर्व अधिक आयु नहीं था और नियमों के अधीन नियुक्ति के लिए पात्र था, उपरिवर्णित अधिकतम आयु सीमा में उसके द्वारा भुक्त कारावास की कालावधि के बराबर की अवधि की छूट दी जाएगी उसे उस समय की। कैंडिडेट इंस्ट्रक्टर्स के मामले में उतरते ही काल की छूट होगी, जितनी सेवा उन्होंने एनसीसी में की होगी बशर्ते परिमाणित आयु अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक ना हो। 3 वर्ष तक की इसमें छूट मिलेगी, उन्हें निर्धारित आयु सीमा में ही समझा जाएगा। राज्य पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों और राज्य के पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या निगमों के कार्यकलापों के संबंध में सबस्टेंटिव रूप में सेवारत व्यक्तियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी। निर्मुक्त हुए आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों और लघु सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को सेना से निर्मुक्त होने के पश्चात आयु सीमा में ही समझा जाएगा, चाहे उन्होंने आयोग के समक्ष उपस्थित होने समय आयु सीमा पार कर ली हो, बशर्ते कि वे सेवा में कमीशन ग्रहण करने के समय आयु सीमा की दृष्टि से पात्र थे। इस सेवा के किसी पद पर अस्थायी नियुक्ति व्यक्ति अगर प्रारंभिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे तो उन्हें आयु सीमा में समझा जाएगा, चाहे वे आयोग के समक्ष आखिरी उपस्थिति के समय उसे पार कर चुके हुए हों। बिल्कुल सही है। और यदि वे उनकी प्रारंभिक नियुक्ति के समय इस प्रकार पात्र थे तो उन्हें 2 अवसर दिए जाएंगे। राजस्थान सिविल सेवा भूतपूर्व सैनिकों का आमिलन नियम 1988 के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को अधिकतम आयु सीमा में 15 वर्ष की छूट दे होगी, परंतु इन नियमों के अधीन शिथिलीकरण के पश्चात यदि अनुज्ञेय आयु 50 वर्ष से अधिक निकलती है तो ऊपरी आयु सीमा 50 वर्ष लागू होगी, किंतु सीधी भर्ती की दशा में जहां निम्नतर पद का अनुभव अनिवार्य वहां 55 वर्ष की अधिकतम ऊपरी आयु सीमा लागू होगी। इस चीज का आप खास ख्याल रखें। विभिन्न वर्गों अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु देय आयु सीमा में छूट के उक्त प्रावधानों जिनमें सामान्य स्थिति में अधिकतम आयु सीमा में कम तक की आयु सीमा में छूट दी गई स्वतः ही निष्प्रभावी माने जाएंगे। इस चीज का आप खास ख्याल रखें कि आपकी आयु सीमा में क्या स्थिति है, कैसी क्या व्यवस्था है। राजस्थान सेवा नियम के अनुसार सरकारी कर्मचारी हेतु सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष निर्धारित है, इसलिए नियुक्ति दिनांक तक अभ्यर्थी की आयु 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आयु सीमा में छूट के प्रावधान हिंदी व अंग्रेजी भाषा में अंकित किए गए हैं। किसी प्रकार के विधिक यानी दोनों भाषाओं में, तो आप ये नहीं कह सकते कि साहब मुझे समझ में नहीं आया, इसलिए दोनों भाषाओं में इनको लिखा गया है। चयन प्रक्रिया, अभ्यर्थी का चयन लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर आयोग द्वारा उत्तर पत्रक या उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में स्केलिंग, मॉडरेशन, नॉर्मलाइजेशन, सामान्यकरण पद्धति को अपनाया जा सकता है। संबंधित सेवा नियम 28 के अनुसार आयोग द्वारा उपयुक्त पाए गए अभ्यर्थियों के नाम राज्य सरकार या नियुक्ति प्राधिकरण को अनुशोचित किए जाएंगे, जो लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों की मेरिट के क्रम में व्यवस्थित होंगे। परीक्षा के स्थान एवं परीक्षा का स्थान तिथि संबंध में यथा समय सूचित किया जाएगा। परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम प्रतियोगी परीक्षा संबंधित सेवा नियम 22 के अनुसूची 3 के अनुसार आयोजित की जाएगी। उक्त अनुसूची में उल्लेखित परीक्षा योजना के अनुसार परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप में ली जाएगी, जिसके सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, ABCD वाले 4 वाले। विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर प्रत्यक्ष से जारी किया जाएगा। इसके लिए आप बकायदा वेबसाइट देखते रहें। आवेदन अवधि, आवेदन कब कर सकते हैं? 20/2/2024 से 20/3/2024 मध्य रात्रि 12 बजे तक आप कर सकते हैं। आवेदन कैसे करना है? उक्त पद हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व सर्वप्रथम अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के संबंध में दिए गए दिशा निर्देशों, इंस्ट्रक्शन फॉर एप्लीकेशन, विस्तृत विज्ञापन जो हम पढ़ रहे हैं वही एवं संबंधित सेवा नियम का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लेवें। तदुपरांत ही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करे। आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध अभ्यर्थियों के लिए दिशा निर्देश, इंस्ट्रक्शन ऑफ एप्लीकेशन विज्ञापन का ही भाग हिस्सा माना जाएगा। ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए अभ्यर्थी को आयोग की वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध अप्लाई ऑनलाइन लिंक को क्लिक कर अथवा SSO पोर्टल sso.rajasthan.gov से लॉगिन कर सिटीजन ऐप G2C में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन कर 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा।
प्रथम बार वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR करने हेतु अभ्यर्थी के नाम, पिता के नाम, जन्मतिथि, लिंग, सेकेंडरी समकक्ष परीक्षा एवं आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ID में से किसी एक ID प्रूफ के विवरणों का इंद्राज और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने अनिवार्य होंगे। जिन अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में OTR किया जा चुका वे अभ्यर्थी SSO पोर्टल से लॉगिन कर सिटीजन एप्स G2G में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन कर अपने OTR नंबर संख्या के आधार पर ऑनलाइन आवेदन करें। अभ्यर्थी द्वारा वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात OTR प्रोफाइल में स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्मतिथि, लिंग, सेकेंडरी समकक्ष परीक्षा का विवरण, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ID विवरण में किसी प्रकार का संशोधन किया जाना संभव नहीं होगा। अतः OTR करने से पूर्व आधार, जनाधार, SSO प्रोफाइल में अंकित विवरण का शैक्षणिक दस्तावेजों में अंकित प्रविष्टियों में सावधानीपूर्वक मिलान सुनिश्चित कर लें। भैया जब भी आप ऑनलाइन फॉर्म भरें इस चीज़ का ख्याल रखें कि कोई भी किसी भी प्रकार की कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। विशेष तौर पे आप अपने साथ एक ऐसे व्यक्ति को भी बिठा लें कि जो इन चीज़ों को देख सके। कई बार जब हम फॉर्म भर रहे होते हैं तो हमारा दिमाग उतना काम नहीं कर रहा होता है, इसलिए आप प्लीज एक व्यक्ति को साथ में ऐसा कर लें जो इन चीज़ों को ध्यान से देख पाए। ठीक, आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात आवेदन पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा और यदि आवेदन पत्र क्रमांक एप्लीकेशन ID अंकित प्राप्त नहीं हुआ है तो इसका अर्थ है कि उसका आवेदन पत्र जमा नहीं हुआ, आवेदन पत्र के प्रीव्यू का आवेदन सबमिट नहीं माना जाएगा। आप जब आवेदन पत्र भर रहे होंगे तो आपको एक अंक जरूर प्राप्त हुआ होगा क्रमांक, अगर नहीं हुआ है तो इसका मतलब है कि आपका आवेदन नहीं भरा हुआ है। आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करते समय अगर किसी प्रकार की समस्या हो तो रिक्रूटमेंट पोर्टल पर दिए गए हेल्प डेस्क नंबर पर या ईमेल पर संपर्क कर सकता है। राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग की क्रीमी लेयर श्रेणी के आवेदक तथा राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग आवेदक सामान्य वर्ग के अंतर्गत आते हैं, तो ऐसे आवेदक को सामान्य वर्ग के अंतर्गत ही आवेदन करना होगा। ये हम पहले भी बता चुके हैं कि राजस्थान के जो लोग हैं उनको ही आरक्षण का लाभ मिलेगा, राजस्थान के बाहर के लोगों को आरक्षण का लाभ बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। अभ्यर्थी जब ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरे तो उसकी हार्ड कॉपी आवश्यक रूप से प्राप्त कर ले। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इसको। यदि कोई अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधित करना चाहता है तो आवेदन की अंतिम अवधि के दौरान एवं आवेदन पत्र के अंतिम दिनांक के पश्चात 10 दिवस के भीतर निर्धारित शुल्क 500 रुपये का ऑनलाइन भुगतान कर आवेदन पत्र में ऑनलाइन संशोधन आयोग की वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध दिशा निर्देशों के अनुसार कर सकता है। इसके पश्चात किसी प्रकार का संशोधन परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसी किसी भी त्रुटि का संपूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का ही होगा। इस चीज का आप खास ख्याल रखिएगा। आयोग द्वारा प्रथम घोषित परीक्षा आयोजन तिथि से 60 दिवस पूर्व 7 दिन के लिए ऑनलाइन ऑडिट हेतु विकल्प खोला जाएगा, जिसके अंतर्गत अभ्यर्थी के फोटो, नाम, पिता के नाम, जन्मतिथि, लिंग अतिरिक्त अन्य संशोधन किए जा सकेंगे। देखिए मैं हर बार ये बोलता हूं कि आप जो भी आधिकारिक वेबसाइट है उसको आप बार बार देखते रहिए, क्योंकि आपने फॉर्म भरा हुआ है, इसमें किसी प्रकार की कोई भी चीज आती है तो आप उसको ध्यान से देखिए। एक बार ये पंजीयन शुल्क कार्मिक 2 विभाग के परिपत्र क्रमांक दिनांक 19/4/2023 के द्वारा समस्त भर्ती परीक्षाओं में एक बार पंजीयन शुल्क निर्धारित किया गया, जो निम्न अनुसार है। सामान्य अनारक्षित पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर, अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर के अभ्यर्थी के लिए 600 रुपये, आरक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी लेयर, अति पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी लेयर, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, शहरी क्षेत्र के अभ्यर्थी के लिए 400 रुपये, दिव्यांगजन के लिए 400 रुपये। इस तरह से आपको ये जमा करना है। आपको पता चल गया कि आयु 18 से 40 साल चाहिए, ये आपके फॉर्म बनने का है, तिथि आपको सब पता चल गई है। अब ये क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा इस चीज को आप देख लीजिए कि द एग्जामिनेशन सेल कैरी 400 मार्क्स का है। देयर विल बी 2 पेपर, 2 पेपर होंगे, वो पेपर सेल 200 मार्क्स का एक पेपर होगा। इस चीज का आप ख्याल रखिए। सिलेबस आप देख लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, क्योंकि इसमें मैं आपको कुछ भी नहीं बताने वाला हूं, ये आप आपके हिसाब से देख लीजिए कि क्या क्या इसमें आएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए जिससे कि आप इसको आराम से देख सकें, पढ़ सकें। क्लियर? अब इस चीज को देख लीजिए, इसको आपको पूरा पढ़ना है जब आप फॉर्म भरेंगे। प्रमाण पत्रों का सत्यापन, प्रमाण पत्र जो भी आपके हैं उनका सत्यापन होगा, इस चीज का भी खास ख्याल रखिएगा। और देखिए इसको मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा हूं क्योंकि ज्यादातर इसमें वो चीजें लिखी गई हैं जो हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके, लेकिन आपको एक बार इसको पूरा पढ़ना है। इस चीज का आप खास ख्याल रखिएगा, क्योंकि
आपका फॉर्म है, आप इसे पूरा पढ़कर ही फॉर्म को भरें। और इस तरह से हमारा ये पूरा जो ग्रेड सेकंड था हमारा पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड सेकंड, इसका पूरा विस्तृत विज्ञापन हमने देख लिया है। और जब भी आप फॉर्म भरें तो इसको एक बार आप अवश्य रूप से पढ़ लें। एक समझदार व्यक्ति, एक पढ़े लिखे व्यक्ति, एक ऐसे व्यक्ति को साथ में जरूर बिठाएं जिन्होंने फॉर्म भर रखे हो, जिससे कि आपके फॉर्म में कोई भी प्रकार की त्रुटि, कोई भी गलती, मिस्टेक कोई भी ना हो। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारी छोटी सी गलती बड़े से काम को रोक सकती है। इसलिए आप बहुत ज़्यादा ध्यान से इस फॉर्म को भरें, किसी प्रकार की कोई भी गलती ना करें। आपका अगर सिलेक्शन होता है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि सर आपका वीडियो देखकर हमें जानकारी मिली। देखिए, हम सिर्फ आपको जानकारी ही दे सकते हैं। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।